Welcome student in your online zoology classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you zoology and I am going to discuss one of the most important topic for you in botany. Topic is mineral nutrition. And this topic is so much important for medical exams, especially for NEET, because the topic have a lot of examples, a lot of concepts. Each and every example, each and every concept you can learn easily by simple tricks, which is regular tricks, common tricks, because I am teaching this biology for you only to score more than 700 marks in NEET exams and more than 350 marks in biology, especially in biology, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है and you are watching biology at your tongue. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा होगा उसमें मिनरल न्यूट्रिशन में हमने कई छोटे छोटे टॉपिक्स को इजी वे में कैसे आप याद कर सके उसको मैंने पढ़ाया था। और एक अच्छी बात ये थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट का रिस्पांस यही था कि बहुत अच्छी ट्रिक से जो चीज़ याद नहीं हो पा रही थी कई बार कोशिश करने के बाद वो भी सिंपल एक छोटे से लेक्चर में तैयार हो गई। आई होप ये आपकी कोशिश थी जिसकी वजह से आपने याद कर लिया। मैं उससे भी इजी ट्रिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस करने चलूँगा। इस मिनरल न्यूट्रिशन में स्पेशली हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे थे, बट आई वांट टू डिस्कस टू थिंग्स बिफोर दिस मिनरल एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक. First one is how a plant absorb minerals from the soil and how minerals translocated into the plant. These two small headings are given in NCERT and all of you please read that aspect, how plant absorb minerals from the soil. Come look to the step like mineral absorption. Students, the topic is mineral absorption. Before going to any other tricks and mnemonics, please focus and concentrate yourself on this topic, mineral absorption. ट्रिक्स आएगी अभी, जस्ट कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको ट्रिक्स इसकी समझाना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात समझा देना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली इसमें हमें क्या देखना होता है, जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये प्लांट की कैनापी रीजन है जहाँ से प्लांट की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। एक चीज़ और है कि इस प्लांट के अंदर की तरफ एक टिश्यू है, जिस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, एंड दैट टिश्यू इज़ द जाइलम टिश्यू। ये इसका एक कंडक्टिंग टिश्यू है और यह टिश्यू है जाइलम। बाकी ये स्ट्रक्चर तो आपको याद होना चाहिए कि ये रूट है इसकी प्लांट की, ये स्ट्रक्चर इसका स्टेम का है और ये स्ट्रक्चर इसके लीफ का है जो उसकी कैनापी में प्रेजेंट है। देखिए ये प्लांट इस सॉइल से, जो ये सॉइल है ना, इस सॉइल में दो तरह के मिनरल्स हैं। एक मिनरल है पॉजिटिवली चार्ज मिनरल, एक मिनरल है निगेटिवली चार्ज मिनरल्स। ये दोनों मिनरल्स को ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है अपने रूट में। पॉजिटिवली चार्ज भी एब्जॉर्ब होगा
और निगेटिवली चार्ज भी एब्जॉर्ब होगा। अब ये दोनों मिनरल सॉइल से इस प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि एक बार अगर पॉजिटिवली चार्ज मिनरल और निगेटिवली चार्ज मिनरल आ जाएगा तो आसानी से ऊपर की तरफ ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि सॉइल से ये प्लांट की रूट के अंदर कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए मिनरल एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ना, इसके 2 फेजेस को हमें याद रखना पड़ेगा। 2 फेजेज, बिल्कुल डिटेल में नहीं, जितना एनसीईआरटी बोलती है सिर्फ उतना आपको याद रखना है। ये नहीं कि पूरा लगे कहानी पढ़ने, पता चले कि ज़रूरत नहीं उतनी और उससे ज़्यादा आपने पढ़ लिया है। आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी ने लिखा है और जितने में से नीट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी 2 फेजेज है इस मिनरल एब्जॉर्प्शन की। एक फेज जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल एब्जॉर्प्शन फेज, मतलब फर्स्ट फेज या इनिशियल इसको हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा होता है इसका सेकेंड फेज। देखिए फर्स्ट फेज जो होता है ना, ये इनिशियल फेज होता है, प्रारंभिक होता है, इनिशियल। और मेरे लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीडिंग लगा लेना और देखना कि क्या हमने एक शब्द भी एक्स्ट्रा बताया था। नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेडिकल में सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में गिवन है। ये बात याद रखने वाली चीज़ है। इनिशियल एब्जॉर्प्शन है, और जो फर्स्ट इनिशियल एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है। क्या होता है भाई? तेज़ी से होता है। और ये रैपिड एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वह बाई एपोप्लास्ट होता है। किसके थ्रू? एपोप्लास्ट के थ्रू। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है एपोप्लास्ट। इस एपोप्लास्ट के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो इसको हम लोग आउटर स्पेस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आउटर स्पेस। स्टूडेंट्स, मिनरल एब्जॉर्प्शन मीन्स सॉइल से ये मिनरल प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होगा, रूट में, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में जाएगा। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये मिनरल एब्जॉर्प्शन इस प्लांट के अंदर 2 फेज में कंप्लीट होगा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। जो इनिशियल फर्स्ट फेज होगा वह रैपिड होगा, तेजी से, बाई एपोप्लास्ट होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर स्पेस। अब यहाँ एक चीज़ और याद कर जाइएगा कि जो आउटर स्पेस में ये चीज़ हम बता रहे हैं वह एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम होता है बाई पैसिव। कैसी प्रोसेस भाई? PASSIVE। मैकेनिज्म कौन सी होगी? तो देखिए ये पैसिव मैकेनिज्म होगी इसकी, बाई पैसिव मैकेनिज्म। किस स्पेस में? तो एपोप्लास्ट के द्वारा आउटर स्पेस के थ्रू इनिशियल एब्जॉर्प्शन होगा तो वह हमेशा पैसिव होगा, इसमें एटीपी एनर्जी यूज नहीं होगी। लेकिन लेटर, बाद में, सेकेंड का मतलब क्या होता है? लेटर, बाद में जो एब्जॉर्प्शन की फेज आएगी दूसरी वाली, यह एब्जॉर्प्शन हमेशा स्लो होगा, धीमा होगा। कैसे होगा? तो ये स्लो एब्जॉर्प्शन बाई सिम्प्लास्ट होगा, सिम्प्लास्ट होगा। और ये सिम्प्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर है इसको इनर स्पेस बोलेंगे, इसको इनर स्पेस बोलेंगे। ठीक है ना? और अगर इनर स्पेस से होगा ये प्रोसेस तो ये हमेशा कैसा होगा? तो बाई एक्टिव। किस प्रोसेस के थ्रू होगा? एक्टिव। एक बार फिर से आप लोग इसको याद करिए कि किसी भी प्लांट में मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव 2 तरह से होता है। 2 अलग अलग स्पेस के थ्रू होता है, आउटर स्पेस एंड इनर स्पेस। इन दोनों स्पेस के थ्रू होगा। अगर आउटर स्पेस के थ्रू होगा तो उसको एपोप्लास्ट कहेंगे, इनर स्पेस के थ्रू होगा तो सिम्प्लास्ट कहेंगे। आउटर स्पेस के थ्रू जो एपोप्लास्ट है वो पैसिव होता है और इनर स्पेस जो सिम्प्लास्ट होता है उसके द्वारा एक्टिव होता है। यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है। एपोप्लास्ट के थ्रू हमेशा रैपिड होता है, तेज होता है, और सिम्प्लास्ट के थ्रू हमेशा कैसा होता है? स्लो होता है। लेकिन इनिशियल एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसा होगा? रैपिड बाई एपोप्लास्ट थ्रू आउटर स्पेस बाई पैसिव मैकेनिज्म। ओके,
अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को कि ये कैसे होता है। तो देखो, एक प्लांट को मैं ले लेता हूँ और इस प्लांट के अंदर मुझे आपको आउटर और इनर स्पेस को समझाना है। क्या समझाना है? आउटर और इनर स्पेस को। चलिए समझा ही देते हैं। देखो, ये अभी एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको देखो ऐसा ऐसा, ये दूसरा वाला भी होगा, फिर आगे भी जा सकता है। ये ऐसा नहीं होता कि आगे नहीं होगा, आगे भी होगा, इधर भी होगा। ये प्लांट की एक सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मैं लेकर के चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। क्लियर है? अब इसको और आप थोड़ा डिटेल में देखें स्ट्रक्चर को। इस सेल वॉल के ये बाहरी लेयर का स्ट्रक्चर है, ये येलो कलर की सेल वॉल और उसके नीचे की तरफ इसकी एक दूसरी लेयर है। इसको मैंने आपको बताया। अब एक और स्ट्रक्चर देख लेना, इसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है भाई? तो आंसर है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल है ना, तो सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी ही रहेगी। ये स्ट्रक्चर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो अभी मैं आपको ड्रा करते हुए चल रहा हूँ। दिख रहा होगा, येलो कलर से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? और इसके अंदर की तरफ क्या है भाई? तो इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। ये सब साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। मैं लिख दूंगा सब कुछ। ये सेल्स हैं प्लांट की, जिससे मुझे इन चीज़ों को समझाना है। तो सबसे बाहर क्या होगा भाई? सबसे बाहर इस प्लांट की सेल वॉल होगी। क्लियर है? अब आइए, इसके नीचे की तरफ आप देखिए तो ये मिडिल लैमिला का पार्ट होगा। मिडिल लैमिला। उसके अंदर आ जाएंगे तो ये क्या मिलेगा भाई? तो ये मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है बीच में? अरे भाई, ये एक कम्युनिकेशन पार्ट है जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा। और अंदर वाला ये क्या है? तो अंदर वाला ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। देखो, और इसके बाहर ये सब क्या है? खाली जगह जो आप देख रहे हैं ना, इस सेल के बाहर, तो इस सेल के बाहर होता है ICS। ICS मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर, आई से इंटर, सी से सेलुलर स्पेस। क्लियर है? सुनिए, जो ये प्लांट की सेल वॉल हमें दिख रही है ना, ये सेल वॉल को देखो ध्यान से। ये सेल वॉल और प्लस ये क्या दिख रहा है? तो इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है बाहर की तरफ। इंटरसेलुलर स्पेस। इन दोनों को ऐसे अगर मिला दूं तो इन दोनों को मिला के एपोप्लास्ट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। इस टर्म को मुंच नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ओके भाई, अब देखो, ये मेम्ब्रेन हो गई और ये साइटोप्लाज्म हो गया। क्या होगा? तो एक देख लेना आप लोग, मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और वैक्यूल होगा। ये तीन चीजें होंगी। इसको सिम्प्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट। तो किसी भी प्लांट के अंदर
अगर कभी भी वाटर का मूवमेंट होगा तो देखिए ये वाटर का मूवमेंट ऐसे चलता है, ऐसे, ये ऐसे वाटर चल रहा है। और यहाँ पर अगर वाटर के मूवमेंट को आप देखिए ध्यान से, तो ये वाटर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में चल रहा है ना। तो ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस वाटर मूवमेंट, ये वाटर का मूवमेंट है, ये किसके थ्रू हो रहा है? तो देखिए ये आप समझ रहे हैं ना, ये सेल वॉल है पीले रंग की और उसके बाहर की जगह का नाम क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। तो इस सेल वॉल के थ्रू पानी चल रहा है और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू चल रहा है। दैट मीन्स यह एपोप्लास्ट हो गया। ये क्या हो गया? एपोप्लास्ट। हुआ कि नहीं? और चूंकि ये बाहर बाहर वाटर का मूवमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ये तेजी से होगा। लेकिन जब इसी वाटर का मूवमेंट साइटोप्लाज्म के थ्रू, देखो अब एक साइटोप्लाज्म से वाटर चलना शुरू किया, फिर प्लाज्मोडेज्माटा के थ्रू दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे इसका मूवमेंट होगा। तो यदि वाटर का मूवमेंट या वाटर का एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, वैक्यूल टू वैक्यूल, थ्रू प्लाज्मोडेज्माटा भी आएगा, कनेक्शन में मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। एकदम सिंपल करके मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूं कि किसी भी प्लांट में जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वह मिनरल का एब्जॉर्प्शन 2 फेज में होता है। कितने फेज में? 2 फेज में। फर्स्ट फेज इज द इनिशियल फेज, सेकेंड फेज इज द लेटर फेज। पहले फेज में जो एब्जॉर्प्शन होता है वह रैपिड होता है, बाई एपोप्लास्ट होता है, और उस एपोप्लास्ट को हम आउटर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर स्पेस। और अगर सेकेंड फेज में जाएं हम लोग, तो सेकेंड फेज वाला एब्जॉर्प्शन स्लो रेट में होगा, बाई सिम्प्लास्ट होगा और इनर स्पेस के द्वारा होगा। अब यहाँ क्या याद रखना है कि अगर आउटर स्पेस या एपोप्लास्ट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमेशा कैसा होगा? पैसिव होगा। इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर सिम्प्लास्ट या इनर स्पेस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वह हमेशा एक्टिव होगा और उसमें एटीपी एनर्जी खर्च होगी। अब इस प्लांट के अंदर ये आउटर स्पेस और इनर स्पेस क्या है? तो आंसर है, किसी भी प्लांट की सेल वॉल और इसके बाहर की जगह को, सुन रहे हैं ना मेरी बात को, कि किसी भी प्लांट की सेल वॉल और उसके बाहर की जगह को एपोप्लास्ट या आउटर स्पेस कहते हैं। और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, प्लाज्मोडेज्माटा, इसको इनर स्पेस या सिम्प्लास्ट कहा जाता है। इसको और इजीली आप याद कर सकते हो कि प्लांट में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग है, जैसे सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, ये एपोप्लास्ट, एपो मतलब नॉन लिविंग, और जब उसका लिविंग कंटेंट आ जाएगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन आ गई, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल ऑर्गेनेल्स आ गए, तो लिविंग कंटेंट को हम लोग सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो आउटर स्पेस से जा रहा है मतलब एपोप्लास्ट से जा रहा है, एपोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है, तो यह हमेशा कैसा होगा? रैपिड होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, वैक्यूल से वैक्यूल के थ्रू जाएगा, तो ये तो लिविंग थिंग्स है ना। साइटोप्लाज्म किसके अंतर्गत आता है? लिविंग में, और लिविंग को हम लोग सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म वाटर के एब्जॉर्प्शन को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाहर वाला एब्जॉर्प्शन रैपिड कैसे हो गया, अंदर वाला स्लो कैसे हो गया? तो भाई बाहर की तरफ वाटर के मूवमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। अब देखिए ना, पानी सीधे बहता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बैरियर्स नहीं है, एकदम खुला मैदान पाया और चलता चलता चला गया। लेकिन जब साइटोप्लाज्म के अंदर से जाएगा तो साइटोप्लाज्म में एक तो साइटोप्लाज्म खुद का सलूशन होगा, अब यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का प्रभाव देखने को मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सल्यूट्स होंगे, तो ढेर सारी चीज़ें उस पानी के मूवमेंट को रोकती रहेंगी,
जिसकी वजह से कि अंदर से पानी का मूवमेंट हमेशा कैसा हो जाएगा, स्लो रेट में हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू सिम्प्लास्ट और इस सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू एपोप्लास्ट। जब ये बाहर से जाएगा तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी और ये पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन मैंने बोला ना कि अंदर की तरफ इस पानी को बहने से रोकने वाले बैरियर्स खड़े हैं, तो अब इस पानी को जोर लगा के भेजना पड़ेगा। और जब हम जोर लगा करके, ताकत लगा करके इस पानी को बाहर फोर्स करेंगे साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, तो इसके लिए एनर्जी खर्च होगी। दैट मीन्स जो सिम्प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन होगा रिक्वायर एनर्जी, और जो एपोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन होगा डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। एपोप्लास्ट वाला फास्ट होगा और सिम्प्लास्ट वाला हमेशा स्लो होगा। फिर एक प्रश्न जरूर उठता है कि हमने बोला कि इनिशियल और लेटर, मतलब शुरू में और बाद में। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू में वाटर का एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्ट ही होता है, लेकिन इस प्लांट की रूट में जब आप जाएंगे ना देखो, आप इसको मैं थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूं, ये हो गया, आप समझ गए। देखो, तो जब कभी प्लांट की रूट में अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रूट की, ठीक है ना, तो रूट में एक लेयर आती है इंडोडर्मिस की। किसकी लेयर आएगी? इंडोडर्मिस की। समझ में बात आई? इस इंडोडर्मिस के अंदर, इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा। अब पानी मान लीजिए यहाँ से सेल वाल से, इस सबको मिटा दूं तो क्लियर आप देखेंगे। देखिए, देखो, इतना तो आपको इस पहले जो मैंने शब्द बताए थे उसके अकॉर्डिंग याद हो गया कि ये जो एब्जॉर्प्शन चल रहा है इस वाटर का मूवमेंट, ये मूवमेंट हमेशा रैपिड हो रहा है और ये पैसिव हो रहा है, ठीक है ना। और कहाँ से हो रहा है? तो देखिए, ये हो रहा है आउटर स्पेस से। किससे हो रहा है? आउटर स्पेस से, सेल के बाहर वाले स्पेस से, जिसको हमने क्या बोला था? एपोप्लास्ट बोला था। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर एक बैरियर है, यहाँ पर क्या है? एक बैरियर, और इस बैरियर का नाम क्या है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो सपोज करो अगर ये पानी यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या ये पानी इस इंडोडर्मिस के आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बैरियर लग गया है। किसका बैरियर लग गया है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का, वैक्स की कोटिंग है ये। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कार्टेक्स, कौन कौन सी लेयर? तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कार्टेक्स। यहाँ तक तो ये पानी आउटर स्पेस से जाएगा, लेकिन जैसे ही इंडोडर्मिस के पास पहुँचेगा अब ये पानी आउटर स्पेस से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडोडर्मिस में, रूट की इंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो अब क्या होगा? अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से जाना नहीं है, तो यहाँ से अब इस वाटर को फिर अंदर जाना पड़ेगा इस सेल में। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ से इस पानी को कहाँ जाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर ये साइटोप्लाज्म से फिर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब पौधे में एपोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में और कार्टेक्स तक तो होता है रूट की, लेकिन इंडोडर्मिस में फिर वो पानी सेल के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर से आगे बढ़ेगा। तो फिर यहाँ से कैसा हो जाएगा? यहाँ से फिर से सिम्प्लास्टिक हो गया। आई बात समझ में? तो ये इनिशियल वाला एपोप्लास्टिक हो गया, और इंडोडर्मिस के बाद अगर जाएगा तो इंडोडर्मिस से होते हुए इसको जाना पड़ेगा सिम्प्लास्टिक में ही, क्योंकि बाहर की तरफ कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो पानी को बाहर बाहर नहीं जाने देगी। तो ये इनिशियल तेज़ी से हो गया, और अब अंदर से गया तो उसको एनर्जी चाहिए, तो इधर की तरफ एनर्जी नहीं चाहिए तो पैसिव हो गया, और इंडोडर्मिस और इससे आगे जाना हुआ तो उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए फिर से ये एक्टिव हो जाता है। और साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा तो स्लो रेट से चला जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन।
हाँ, एक प्रश्न और यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि जो सेल टू सेल, जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी को अंदर भेजना हुआ या कहीं से भी पानी को अंदर भेजना हुआ, तो ये पानी इस जगह से कैसे अंदर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स होती है। यह पानी जो होगा ना, ये पानी इस मेम्ब्रेन के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अंदर जाएगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। पानी ही नहीं, मिनरल्स की बात वही है। जैसे हम पानी के लिए बात कर रहे हैं, यही चीज़ किसके लिए बात कर देंगे, मिनरल के लिए बात कर देंगे। तो मिनरल भी एपोप्लास्टिक, और जो जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे मिनरल जाएगा। तो इसको हमें क्या समझ में आया कि अगर आउटर स्पेस से जाना हुआ तो एक्टिव जाएगा, इनर स्पेस में जाना होगा, आउटर स्पेस से पैसिव जाएगा और इनर स्पेस से हमेशा एक्टिव जाएगा। इनर स्पेस में मेम्ब्रेन के अंदर इस मिनरल्स को, प्लस और माइनस चार्ज के मिनरल्स को इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा अंदर किया जाएगा। यहाँ एक चीज़ और भी आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, इस सेल से कोई आयन बाहर गया या कोई आयन सेल के अंदर आया, दोनों को देखिएगा। जब ये सेल से बाहर जाएगा आयन, तो इसको हम लोग ई फ्लक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स। और जब सेल के अंदर आएगा तो इसको हम इनफ्लक्स कहेंगे। दैट मीन्स कोई भी मिनरल का एब्जॉर्प्शन दो प्रक्रियाओं के द्वारा हो रहा है, ई फ्लक्स और इनफ्लक्स। एक सेल से आयन निकल के दूसरे में जा रहा है, तो जिससे निकल रहा है वहाँ पर ई फ्लक्स हो रहा है, और जिसमें आ रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। कैसे, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। कहाँ से कहाँ तक एपोप्लास्टिक, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कार्टेक्स से आउटर स्पेस है, इसलिए एपोप्लास्टिक, और उसके अंदर हमेशा कैसा होगा, सिम्प्लास्टिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मिनरल एब्जॉर्प्शन के इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और इस मिनरल के बारे में एक चीज़ और भी आप याद कर सकते हैं कि इसका अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो होगा, ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट होगा, वह मूवमेंट हमेशा जाइलम के थ्रू होगा। ये इस डायग्राम से याद कर जाइएगा जो मैंने आपको बना करके दिया है। जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद से मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग में कुछ बैक्टीरिया का नाम आपको बताना चाहता हूँ। ट्रिक्स टू रिमेंबर, examples of nitrogen fixing बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और उस बैक्टीरिया को आप बाई ट्रिक्स कैसे याद कर लेंगे। हाउ विल यू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बैक्टीरिया विच इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप समझते हुए इसको लिखने की कोशिश करेंगे कैसे ये काम होता है। तो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, यह नाइट्रोजन सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है NH3 में, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। अमोनिफिकेशन, बस याद करना है क्या चीज़,
तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन किस में चेंज हुई, अमोनिया में, तो इसको क्या बोला गया, अमोनिफिकेशन। यह अमोनिया अब आगे चल करके चेंज हो जाएगी NO2 माइनस में और NO3 में, ऐसे माइनस में, और इसको कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन। इसको हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन कौन करता है और नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन सा होता है जो नाइट्रोजन को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, इसी की ट्रिक्स है ये। स्टेप को आप देखिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सेंटेंस ट्रिक्स मैं लिखता हूं, आप देखो ट्रिक्स को कैसे याद करोगे। तो आंसर है अम्मा, मतलब मम्मी। नई नई अम्मा नई मोनाइकस अम्मा नई मोनाइकस बिस्किट। नाइट्रेट बेकरी का, नाइट्रेट बेकरी का। सेंटेंस क्या कह रहा है, अम्मा नई मोनाइकस बिस्किट किसका, नाइट्रेट बेकरी का। और क्या कह रहा है, थियासीडो, ध्यान से देखिएगा, थियासीडो डिनाई टू टेक इट। थियासीडो उसकी कोई सिस्टर है, थियासीडो। एक सेंटेंस है, पूरा आप देखेंगे कितना आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। फिर से रिपीट करें, अम्मा नई मोनाइकस बिस्किट का नाम है, नई मोनाइकस बिस्किट नाइट्रेट बेकरी का, अच्छी बेकरी है उसका, बेकरी का। थियासीडो डिनाई DENY डिनाई नहीं लेना, मना कर दिया। डिनाई टू टेक इट, शिकायत कर रहा है कि नई बिस्किट कंपनी है, किस चीज़ का, नाइट्रेट बेकरी का, लेकिन थियासीडो ने इसको लेने से मना कर दिया। ओके, देखिए अब इसको हम डिटेल करते हैं। अम्मा की बात आती है, दैट मीन्स अब सीधा क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। अम्मा से क्या हुआ, अमोनिफिकेशन, बिल्कुल याद रहेगा आपको। इससे बढ़िया टेक्निक नहीं है। एक पोएम है, एक बच्चे की शिकायत है कि अम्मा नई मोनाइकस बिस्किट नाइट्रेट बेकरी का, थियासीडो डिनाई टू टेक इट। तो अम्मा से अमोनिफिकेशन, नई 2 बार दिया गया है। देखिए, एक बार ये नई, एक ये, तो एक मोना और एक कस कर दीजिए। एक नई से मोना जोड़ दीजिए और एक नई से कस जोड़ दीजिए, तो नई कर देते हैं, नई और मोना दिया गया है ना, तो नाइट्रोसोमोनास क्लियर हुआ। अमोनिफिकेशन किसके द्वारा हुआ, नाइट्रोसोमोनास और फिर नाइट्रोसोकाकस, कस है ना, तो नाई से नाई कस, नाइकस में अपने आप शब्द समझ में आएगा। तो ये दूसरा वाला क्या होगा, नाइट्रोसोकाकस। तो पौधे में ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट, अमोनिफिकेशन कौन किया, मोनास है ना, और नाइकस मतलब नाइट्रोसोकाकस। फिर आइए नाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहा है, तो सीधे नाइट्रेट है। ये नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहा है कि ये कौन करेगा। तो अब देखिए
इस अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, मतलब नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया कौन करेगा? तो नाइट्रेट बेकरी, बेकरी मतलब नाइट्रोबैक्टर। तो इसको देखिएगा, नाइट्रेट को अब यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, अमोनिया को, जो अमोनिया बनी इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना है। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? अरे भाई, तो देखो नाइट्रेट के आगे क्या लिखा गया? बेकरी मतलब नाइट्रोबैक्टर। तो यहां हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। ये हो गया नाइट्रेट और बेकरी के बारे में, कि नाइट्रेट को बनाने वाला कौन सा है? नाइट्रोबैक्टर है। फिर कह रहा थियासिडोडीनाई। अब यहां एक चीज और होती है, मैं आपको ऊपर वाले को मिटा करके इसको लिखता हूं, और ये आप लोगों ने बहुत पॉपुलरली इसको पढ़ा होगा, समझा भी होगा, देखा भी होगा सभी ने। क्या भाई? तो सॉइल में नाइट्रेट होता है, NO3 होता है, और इस NO3 को फिर से नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है, फिर से नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है, और ये कहलाता है जो प्रोसेस है ना, डीनाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए, डिनाई आ गया ना सेंटेंस में, मतलब थियासिडो, थिया मतलब थायो। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो थिया से थायो, THIO बेसिलस, थायो बेसिलस, और सीडो मतलब सीडोमोनास, तो P साइलेंट होता है, सीडोमोनास। ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कौन सा काम करेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन का करेंगे। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, अब देखें, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना है। कैसे याद करेंगे? अम्मा नई नई मोनाइकस बिस्किट, अम्मा, अब पहली लाइन देख लीजिए, अम्मा से अमोनिफिकेशन, नई नई 2 बार दिया गया है, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकाकस। फिर क्या कह रहा? अमोनिया को, जो अमोनिया बन गई ना, इसको नाइट्रेट में बदलना है। तो कह रहा है कि नाइट्रेट बेकरी का मतलब नाइट्रेट को बनाने वाला कौन सा है? आंसर है नाइट्रोबैक्टर, बेकरी मतलब बैक्टर। फिर कह रहा है कि थियासिडोडीनाई, अब इसका मतलब कुछ और है। डीनाई मतलब डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन कौन करेगा? थियासिडो, थिया का मतलब थायोबेसिलस और सीडोमोनास। ये एक ट्रिक्स है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। कैसे भाई? तो आप याद रखिएगा कि अमोनिफिकेशन को करने वाले 2 बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकाकस, और अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला एक बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया, थायोबेसिलस और सीडोमोनास। तो स्टूडेंट्स, ये है एक छोटा सा कोशिश मेरी आपके लिए टू स्कोर मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एंड टू स्कोर 350 मार्क्स इन बायोलॉजी, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी ऑनलाइन, each and every word correctly explained according to the NCERT must be asked in your NEET exams. ओके स्टूडेंट्स, इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, और इसके बाद से नए लेक्चर में फिर हम आएंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ। देन वेट फॉर द न्यू लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।